इसलिए किसी को मंदिर में जाने से रोकना फलाना, उसमें फिर बाद में बयान मैं पढ़ रहा था कहीं और स्टेटमेंट एक दी कि भाई जब राम मंदिर का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा फिर जाने देंगे मंदिर में। ये एक तरह से पॉलिटिकली एडवांटेज लेने का से और मात को क्या गेम हो चलता है ना इसमें। अरे भाई, हे राम कहने वाले आदमी को गोली से मारा गया इस देश में, तो ये राम के हैं या किसके हैं? ये हेलो हाय भी राम राम से करते हैं। हमारा राम वो राम नहीं है जो इन्होंने मूर्ति में स्थापित किया है। इसका असर रहेगा इस बात का, और क्या क्या करके ड्रामे का असर रहेगा। और ये हवाबाजी दिखाएंगे ज़्यादा, लोग इससे प्रभावित नहीं हैं, ना होंगे और ना इस पे मतदान करेंगे। सिर्फ जीतने की गारंटी, 400 पार की गारंटी सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन है। जो आदमी आज तक मीडिया का सामना नहीं कर पाया, पहली बात तो प्रधानमंत्री होने के लायक है क्या? ये बड़े भारी नॉनसेंस की कई लोगों ने, ये नॉनसेंस है सरकार के पार्ट पे भी। छुट्टी करना इस तरह से नॉनसेंस है। कल हर समाज के लोग ये कहेंगे, कोई नई मस्जिद बनाएगा, कोई नया गिरजाघर बनाएगा, कोई नया गुरुद्वारा बनाएगा, तो आप लोगों को ये काम करना होगा। और ये इस तरह की नई परंपरा डाली है जो कि गलत है, जो कि धर्मनिरपेक्ष, रिलीजन निरपेक्ष जो देश की बात है, जो संविधान हमारा कहता है, उसके खिलाफ है ये बात। इस मामले में थोड़ा सा चीफ जस्टिस ने अच्छा किया कि प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने छुट्टी नहीं की, ये अच्छी बात है। कहीं हाई कोर्टों ने भी बताते हैं, कुछ हाई कोर्टों ने की है या नहीं की है, तो कम से कम ये है कि भाई आज के दिन एडजॉर्न कर देना मैटर, कोई वकील या ना आए तो इस तरह का। ये माहौल अच्छा नहीं है देश के लिए। आस्था के मामले को आप सरकारी नहीं बना सकते। हम आज बेशक हम कोई आस्था के चक्कर में, कोई भय या लालच के चक्कर में ना बोल पाए या आज मस्त हो जाए किसी उसमें, कल वो ज़रूर बोलेगा। कल हिस्ट्री भी क्वेश्चन पूछेगी और इस क्वेश्चन पे हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि इस तरह से करना ठीक है क्या। ये ठीक नहीं। एम्स में जो नोटिस था, ओपीडी का, एम्स का नोटिस तो बड़ा भारी नॉनसेंस थी। अरे तुम एम्स में छुट्टी कर रहे हो, एम्स में तो बेड बढ़ाने चाहिए थे, एम्स की सफाई करानी चाहिए थी। इतने 5 लाख नए डॉक्टर और नर्स भर्ती करने चाहिए थे देश में, 5 लाख नए प्रोफेसर और टीचर भर्ती करने चाहिए थे देश में, 5 लाख नए अस्पताल या नई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था या कुछ ऐसे अच्छे नए काम करने चाहिए थे देश में। ये खाली दिए जला के काम होता तो बाकी चीज़ें कहाँ। ये साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ बातें हैं। ये एक तरह से संविधान के चैप्टर 4 के खिलाफ है ये सब कुछ, और संविधान के प्रीएम्बल के खिलाफ भी है। आज कुछ जगहों पे जिस तरीके से राम आए हैं को लेकर के आप देखेंगे मस्जिद और तमाम जगहों पर झंडे लगाने की खबरें आ रही हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखो, भाईचारे में तो कोई झंडा लगाए तो उसमें कोई वो नहीं, मगर मेरे को ये पता चला है कि कुछ लोग प्रेशर में डर के मारे झंडे लगा रहे हैं और ये मजबूरी में लगा रहे हैं, और ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है और ये नुकसान करेगा देश का। आज नहीं तो कल इसका सबको पता चल जाएगा, और इस तरह की स्टंटबाजी को देश हमेशा भुगतता है। इस देश का विभाजन कराने वाले भी वही लोग हैं जो आज हावी हैं। सन 47 में जो विभाजन हुआ था हमारे यहाँ कंबाइंड पंजाब में, एक तरह से मुख्यमंत्री तो दूसरे थे मगर मुख्यमंत्री पूरा उन पर डिपेंड रहते थे। कंबाइंड पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, हरियाणा, इंडिया का पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम उत्तर दिल्ली, ये सब उसमें शामिल थे। कितना बड़ा एक देश था वो एक तरह से। वहाँ पे थे एक चौधरी छोटू राम, जो कि आज़ादी से पहले उनकी डेथ होगी। अब तो कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं उस वक्त मेडिकल तो था नहीं। आज एक बुज़ुर्ग जो बाहर दूसरे देश में हैं वो बताते हैं कि उनके फादर उनके नौकरी करते थे या उनसे के पास रहते थे, चौधरी छोटू राम के पास। उन्होंने देखा कि मैंने उनकी लाश को जब देखा तो लाश नीली पड़ी हुई थी। नीली पड़ी होने का मतलब तो क्या, कोई पॉइजन दिया किसी ने, वरना तो लाश नीली नहीं होती। तो हो सकता है क्योंकि वो बड़े भारी रोड़ा थे देश के विभाजन में, उनके होते हुए इस देश का विभाजन ही नहीं होना था। मगर जो ताकतें इस देश का विभाजन करना चाहती थी हिंदू मुसलमान के नाम पे, वो ताकतें देश में फिर आज हावी हैं। इनकी वजह से देश दोबारा भी टूट सकता है। इन सब को साइड लाइन, खुड्डे लाइन लगाने की ज़रूरत है। पूरे देश के लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। ये हमारे लोग सही काम नहीं कर रहे, जो लोग इस तरह की बातें पैदा कर रहे हैं और इस तरह का खाली रिलीजियस बातों को वो करके और मेजॉरिटी का दिखा के कि हिंदू मेजॉरिटी में हैं और कुछ भी नॉनसेंस करते रहें, वो नहीं ठीक है। और हिंदुत्व का ठेका जिन लोगों ने लिया है वो दरअसल हिंदुओं के भले में है ही नहीं, वो तो सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं।
वो मलाई खाना चाहते हैं। जो मंडी और फंडी का विरोध चौधरी छोटू राम करते थे और उस वक़्त वो खाते थे, ये सारे के सारे वो हैं जो शरीर से पसीना नहीं बहाते और देश में जोक की तरह हैं। जैसे जोक खून चूसती है ना पशुओं का, ऐसे ही मंडी और फंडी मानसिकता इस देश का खून चूस रही है लगातार। इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, इस मानसिकता को नेस्तानबूद करने की ज़रूरत है। आज भी ये उतना ही ज़रूरी है जितना कंबाइंड पंजाब के अंदर जब चौधरी छोटू राम के वक़्त थी। ज़्यादातर लोग आस्था में अगर साइकोलॉजी पढ़ी जाए लोगों की, ज़्यादातर लोगों का इस तरह का मानसिकता होती है जो भय और लालच से कहीं ना कहीं मानसिकता से ग्रस्त होते हैं कभी भी, क्योंकि किसी का भय या किसी लालचवश आदमी आस्थाओं के शिकार रहते हैं। अदरवाइज़ आदमी सच्चाई मानना चाहता है, सच्चाई को ढूंढना चाहता है और सच्चाई देर सवेर हर आदमी मानता ही है। ये स्पष्ट है कि धार्मिक ग्रंथ था, उसमें क्या नाम क्रिश्चियंस का बाइबल, उसमें सरेआम किस तरह की झूठी और अस्तित्व में जो नियम है ही नहीं और धरती तक के बारे में भी गलत लिखा था। जिस आदमी ने उसको पहचान लिया, जब बताया क्या क्या उसको सज़ा भुगतनी पड़ी, वो तो शुक्र है चुप रहने से उसको खाली जेल में रहना पड़ा, अदरवाइज़ तो उसको फांसी तोड़ देते। ये सिचुएशन हमारे देश की आज के दिन। यहाँ जो आदमी बोलता है उसको देशद्रोही बता दिया जाता है, उसको भगवान विरोधी बताया जाता है। भगवान के पता नहीं कौन ठेकेदार हैं। हिंदू समाज में सनातनी असली जो परंपरा है, सनातन परंपरा किसी मंदिर या मूर्ति पूजा की गुलाम नहीं है ना। सनातनी परंपरा इनके आधार पर टिकी है। सनातनी परंपरा अस्तित्व के लगातार और सच नियमों पे, प्रकृति के नियमों पे टिकी हुई है। प्रकृति के नियमों के अनुसार जिन्हें कोई सनातन परंपरा कहते हैं। बहुत सारा बड़ा समाज, हिंदू समाज कह लो, सनातनी परंपरा के जो असली लोग हैं जिनको हिंदू कहा जा रहा है, वो ज़्यादातर ऐसे हैं। बहुत सारे तो जो मूर्ति पूजा के खुद विरोधी हैं। आर्य समाज उनमें से प्रमुख है और आर्य समाज की स्थापना एक ब्राह्मण समाज में पैदा हुए आदमी ने की थी, स्वामी दयानंद ने। और समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर वहीं जहाँ पे पंडित पुजारी पाखंड पताका वो लगाना चाहते थे हरिद्वार में, वो जब पूरे समाज ने, उसमें खासतौर पर हरियाणा और पश्चिमी यूपी के बहुत लोग थे जिन्होंने जाके वहाँ पर वो पाखंड पताका लहराई थी। और वो स्थान है पाखंड पताका, आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को, देश को भी पता होना चाहिए। हरिद्वार में जब भी कोई जाए तो पाखंड पताका ज़रूर देखें। वो पाखंड के विरोध में ही वो लगी हुई थी, आज भी है। तो आस्था के साथ किसी के कोई खिलवाड़ नहीं करता, और परंतु आस्था दूसरों को बोलने से मना करे, दूसरों की जुबान रोके। अगर तुम्हारी आस्था कोई इस तरह की है जो गलत परंपरा डाल रही है देश में, दूसरों को प्रभावित कर रही है गलत तरीके से, तो उसको रोकने का काम साइंटिफिक टेम्पर वाले लोगों का काम है। जब आस्था का तुम प्रचार कर सकते हो, ये अधिकार है, तो उस प्रचार से अपने परिवार को, अपने लोगों को रोकने के लिए कोई साइंटिफिक टेम्पर वाले जिनको सही ज्ञान है, उसका विरोध करने का अधिकार भी साथ में होता है। किसी चीज़ को मानने का अगर अधिकार है तो जब पता चल जाए ये ढोंग है, ये गलत है, इससे कुछ होने वाला नहीं, उसको न मानना भी सिटीजन के मौलिक अधिकार में आता है। जैसे लर्निंग हमारा अधिकार है, शिक्षा अधिकार है, तो शिक्षा में से ढोंग और पाखंड जब भी समझ में आ जाए देश के लोगों को या जिसको भी, उससे दूर होना उसका मौलिक अधिकार है। इसलिए सारी की सारी जो बातें हैं, असली मंदिर बनाए कोई ना बनाए, ये इंडिविजुअल कुछ लोगों का मसला हो सकता है, मगर उसमें देश को गुमराह करने की कोशिश, उससे राजनीति में वोट लेने की कोशिश करना, ये षड्यंत्र है, संविधान के साथ षड्यंत्र है और हमारे सनातन परंपरा के साथ षड्यंत्र है, और ये कहीं ना कहीं धोखा है। और मैं तो एक और बात बताऊं, देश में जब जब ढोंग बढ़ा है उसमें दो मानसिकताओं ने काम किया है जो कि बड़ी माइनॉरिटी में होती है हमेशा, परंतु वो मुख्य पदों पे होती है, पैसा उनके पास होता है। वो दुष्प्रचार करके और हवा खड़ा करके लोगों को बोलने पे या रोक लगाती है, मजबूर करती है, और आम आदमी अपनी रोजी रोटी के चक्कर में व्यस्त रहता है। ढोंगी, मंडी और फंडी दो मानसिकताएं होती हैं। हमेशा ढोंग जब फैला है तो पूंजीवाद ने उसकी मदद की है, और हमेशा ढोंग का अगर आवरण कोई है वो पूंजीवाद है, पूंजी वाले लोग हैं जो भी जिनके पास पैसा है, और पैसे वाले भी अपने पैसे को जो ठगी ठोरी वो मारते हैं, उसको दबाने के लिए उसको आवरण ओढ़ते हैं, वो धर्म का, जिसको लोग आस्था कहते हैं, मैं कहता हूँ संप्रदाय का। पूंजीवाद संप्रदाय का चादर ओढ़ता है अपने स्किन बचाने के लिए। मैं तो बड़ा भारी भगत हूँ। जितने भी आपको दिखाई देंगे करप्ट लोग देश में, वो मंदिर या धार्मिक स्थानों पे ज़्यादा दिखाई देंगे आपको जाते हुए,
प्रसाद चढ़ाना, फलाना करना, ढिकड़ा करना, कहीं देख लो। और जो आम आदमी है, जो अपनी मेहनत से रोटी खाता है, वो अपने काम को ही समझता है असली चीज़। ढंग की बात वही है। तो सारा का सारा ढोंग शोषण पे आधारित है और देश को चाहिए ढंग की बात, सबके हित की बात। तो इसलिए बहुजन समाज हमेशा मेजॉरिटी में होते हुए भी मुकाबला नहीं कर पाता ढोंग का। वो इसी वजह से है कि वो ज़्यादा होकर भी उन थोड़े से लोगों के जाल चक्कर में फंसा रहता है। आज एक तरह से जो मोदी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया है, वो है संवैधानिक मीडिया है। संवैधानिक मीडिया सोशल मीडिया है जो मेजॉरिटी समाज का प्रतिनिधित्व करता है और सही बात दिखाता है। मंडी और फंडी का मीडिया है आज का आम स्ट्रीम मीडिया, और असली समाज, देश का असली मीडिया है सोशल मीडिया। राहुल गांधी भी आज जो है मंदिर में जाने के लिए जा रहे थे, उनको रास्ते में रोक दिया गया। ये रीज़न कहा गया कि एक ही आदमी आज मंदिर में जा रहा है। इस चीज़ को किस रूप में देखते हैं कि एक तरफ मंदिर जो है, मंदिर को लेकर के इतना सारा प्रचार और सारी चीज़ें, और एक तरफ मंदिर में जाने से रोका जा रहा है? ये बिल्कुल, ये तो जानबूझ के रोका ना। और ये जितना रोकेंगे उतना देश के लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। ये तो राहुल गांधी भी, अगर ये इस तरह का यह ड्रामा अब नहीं हो रहा होता, या जो इसको पॉलिटिकल बना दिया सारे इस राम मंदिर को, ये अगर नहीं होता तो राहुल को भी मंदिर में शायद जाने की जरूरत पड़ती। अब इन लोगों को, अपोजिशन के लोगों को मंदिरों में इसलिए भागने की जरूरत पड़ रही है कि ताकि देश के लोगों को ये ना लगे कि हम विरोधी हैं, या उनका मिसयूज ना कर ले देश के लोगों का कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ये ठेकेदार कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा अगर विनाश किसी ने किया है सनातन परंपरा का, हिंदुत्व के ठेकेदारों ने किया है। ये आज भी कर रहे हैं। इन पे लगाम लगाने की जरूरत है। मेरा निवेदन है पूरे देश के नागरिकों को। निमंत्रण था, पुलिस ने रोका। हाँ, हो सकता है मंदिर से निमंत्रण आया हो और पुलिस ने रोका हो जानबूझ के, क्योंकि वहाँ उन्होंने वहाँ के चीफ जस्टिस को देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कहा है। स्टेटमेंट मैंने देखी थी, और वो जो लोग बताते हैं, उस साइड के वकील भी बताते हैं, वो सही बात कही उन्होंने, उसमें बुराई क्या है। इसलिए किसी को मंदिर में जाने से रोकना, फलाना, उसमें फिर बाद में बयान मैं पढ़ रहा था कहीं, और स्टेटमेंट एक दी कि भाई जब राम मंदिर का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा फिर जाने देंगे मंदिर में। ये एक तरह से पॉलिटिकली एडवांटेज लेने का, से और मात को क्या गेम हो चलता है ना इसमें चेस में, उसी तरह का ये एक गेम है और कुछ नहीं है। एक आदमी बेवकूफ़ बना के वोट लेना चाहता है, दूसरा आदमी लोगों को बेवकूफ़ ना बने उससे बचाना चाहता है। इस तरह की दो विचारधाराएँ हैं। एक विचारधारा है देश को बेवकूफ़ बनाओ, सत्ता में बरकरार रहो, ठगी ठोरी मारो, ईवीएम में गड़बड़ करो। दूसरा पक्ष है लोगों को जागरूक करो और लोगों को आस्था के दास्ता के झांसे में फंसने से रोका जाए। राहुल गांधी उस रास्ते पे आज के दिन। लेकिन राहुल गांधी जो अभी जैसे ही असम पहुँचे, उनकी यात्रा में तमाम तरीके से पथराव और तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? क्या हिमंत बिश्व शर्मा अरे भाई, हे राम कहने वाले आदमी को गोली से मारा गया इस देश में, तो ये राम के हैं या किसके हैं? ये राम के बिल्कुल नहीं हैं। जो सुपर पावर, अगर अस्तित्व में कोई ऐसी ताकत है जिससे सारा अस्तित्व चलायमान है, उसमें विश्वास करने वाला, जो मुंह से हे राम कहने वाला, हम लोग जिस समाज से आते हैं सब हेलो हाय भी राम राम से करते हैं। हमारा राम वो राम नहीं है जो इन्होंने मूर्ति में स्थापित किया है। हमारा राम है अस्तित्व को चलायमान रखने वाली शक्ति का नाम। हमारा राम राजा राम नहीं है। ये जो सारा रामायण के इर्द गिर्द घुमाते हैं उस राम को, इसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है और हम उस झांसे में फंसने वाले नहीं, देश भी झांसे में फंसने वाला नहीं। और जिसको ये बताते हैं, जिस कथा कहानी में भी अगर हम ये भी जाएं कि उस वक़्त अगर मान लो कोई था भी ऐसा आदमी, तो कितनी आबादी रही होगी। जंगलों में, कबीलों में लोग रहते थे, कौन किसका राजा और कौन किसको पूछता था। ये सब ढकोसले वाली बातों में समाज को जवाब देना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़ाने से, किताब पढ़ाने से, ज़बरदस्ती मनवाने से ये नहीं हो सकता। ये दो काम बहुत वो हो रहे हैं देश में। ये साकेत नाम को अयोध्या बना दिया, हिस्टोरिकल फैजाबाद, पहले साकेत एरिया जो भी है। हरियाणा में भी इसी तरह की बदमाशी हुई, जहाँ पे हर्षवर्धन राजा जो बौद्ध राजा था, उसके बेकायदा वह थानेसर शहर है। आज भी थानेसर को इन्होंने छोटा करने के लिए, मिटाने के लिए वहाँ पे एक गुमनाम नया डिस्ट्रिक्ट बसा दिया महाभारत के आधार पे, कुरुक्षेत्र। जबकि कुरुक्षेत्र नाम का ना गांव है, कोई ना जगह है, ना कुरुक्षेत्र नाम पे कोई आज का हाथी दांत मिला है, ना भाला तलवार मिली है, कुछ भी नहीं है। बल्कि एक खुदाई की थी, अब वो भी बौद्ध स्थान निकला, इसलिए वहाँ पे लोगों को पता चल गया। वरना तो उसमें भी कोई मूर्ति रख के कह देते यहाँ भी मंदिर था।
लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से अभी ये तैयारियां दोनों स्थानों का दोबारा से इतिहास में दोबारा नाम स्थापित होगा। अयोध्या होगी, परंतु साकेत रहेगा, और थानेश्वर दोबारा पनपेगा। कुरुक्षेत्र होगा तो कोई छोटी सी जगह पे सिमट जाएगा। लोगों के साथ ये धोखा है, असली इतिहास के साथ धोखा है, नकली इतिहास धोखा। अंतिम सवाल ये है कि अयोध्या को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां हुई, पुष्प वर्षा हुई, तमाम चीज़ें हुई, आज आपको मोहन भागवत के साथ मोदी जी की तस्वीर देखने को मिली, और साथ ही साथ इस चीज़ों के मायने समझे जा रहे हैं 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है आने वाले, और इसी बीच जो तैयारियां हुई उनमें 21,000 लीटर तेल जो है से दिया जलाया गया और तमाम चीज़ें की गई। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या बदलने वाला है अब इस राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद? कुछ बदलने वाला नहीं। लोगों की मानसिकता में गुलामी घुसेगी, और उस गुलामी से लोगों को बचाना है, और बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं लोग गुलामी से बाहर आ जाएं, और ये सोचते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से, पूरे एक्सपर्ट लोगों की मदद लेते हैं कैसे करना ड्रामा, कि भाई कब तक इसका असर रहेगा इस बात का, और क्या क्या करके ड्रामे का असर रहेगा, और ये हवाबाजी दिखाएंगे ज़्यादा। लोग इससे प्रभावित नहीं हैं, ना होंगे, और ना इस पे मतदान करेंगे। सिर्फ जीतने की गारंटी, 400 पार की गारंटी सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन है। अगर ईवीएम हट गई, बैलेट पेपर आ गया, तो ये 400 वाला आंकड़ा जो ये लोग बोल रहे हैं, ये 400 पार हो जाए, वही बड़ी बात होगी। लेकिन आरएसएस के मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 11 दिन की तपस्या की है, वैसे ही हमें कठिन जो है कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। हाँ, क्या तपस्या की है? 11 दिन की क्या तपस्या की है? व्रत रहा है। अरे जो आदमी आज तक मीडिया का सामना नहीं कर पाया, पहली बात तो प्रधानमंत्री होने के लायक है क्या इस देश का? देश की जनता से पूछो आप, मीडिया वाले, सोशल मीडिया को पूछना चाहिए। क्या देश ये चाहता है कि प्रधानमंत्री एक प्रश्न का जवाब दे? हिम्मत है उनमें प्रश्नों के उत्तर देने की? आदमी मीडिया से कौन भागता है? जिसके पास बताने के लिए सच ना हो, जिसके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ हो, जो प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। देश से पूछो आप ये सर्वे किया करो कि भाई कैसा प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री को मणिपुर में बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? प्रधानमंत्रियों को उन बहन बेटियों के सामने फ़ोटो खिंचाता रहा, फिर उस पर अपने इसे बीजेपी को भी एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? अपने एमपी पे जो नैतिक, ऐसे नैतिकहीन लोगों के साथ पार्टी खड़ी रहती है, आरएसएस खड़ी रहती है। इससे पता चलता है किन लोगों का कब्जा है इन संगठनों पे, कौन लोग हैं ये लोग। चरित्र निर्माण तो जब बात करेंगे, पहले अपने चरित्र को ठीक रखें, तभी तो। इससे देश पे दुष्प्रभाव जाता है। देश के युवाओं को भी सीखने को नहीं मिलता, इससे दुष्परिणाम होंगे देश के सामने। अगर गलत चरित्र के लोग सार्वजनिक या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे पहुंचते रहे देश में, और वो जालसाजी करके, ठगी ठोरी करके, करप्शन से पैसा कमाते रहे और पदों पे बरकरार रहे और मौज मस्तियाँ करते रहे और देश पे लगाम लगाते रहे उनके फंडामेंटल राइट पे, तो ये एक्सपोज होंगे एक दिन। और अब देश में कम से कम इसका गलत मैसेज आ रहा है। देश के युवा भी इन बातों को पसंद नहीं करते। देश के युवा बदलाव चाहते हैं, देश में देश के युवा ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, देश के युवा चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री हर बात का जवाब दे, देश का प्रधानमंत्री किसी बात को छुपाए ना। यहाँ उल्टा मुकदमा। और देश का प्रधानमंत्री तो अपने शिक्षा के बारे में ही, उसके डिग्री के बारे में आज तक इस देश के सामने स्पष्ट नहीं हो पाई। भाई आप नहीं पढ़े हुए तो नहीं पढ़े हो, क्या दिक्कत है? ये छुपाने की क्या बात है? उल्टा ये आप पार्टी के लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं वहाँ गुजरात हाई कोर्ट में। अरे भाई ये जुल्म है क्या? इस देश के हर नागरिक का अधिकार है उसको पूछने का कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी डिग्री है कि नहीं, ये तो सबका अधिकार है। क्या दिक्कत है इसमें? बताने में क्या है? कोई डिग्री होगी तभी बड़ा आदमी होगा क्या? उससे कोई दिक्कत नहीं इस देश को। मगर सच्चाई देश सुनना और देखना और समझना चाहता है। देश के सामने ट्रांसपेरेंसी ही ज़रूरी है। सबको ट्रांसपेरेंसी पसंद है। जो इसको छुपाएगा वो उतना बड़ा देश के सामने चोर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।